नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के वे क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम आप हर एग्जाम में पाओगे। कभी ये सिंगल बेस क्वेश्चन आता है तो कभी मल्टीपल बेस, मतलब डीआई के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वेन डायग्राम के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपने अपने स्कूल टाइम पे समुच्चय या सेट थ्योरी नाम से एक चैप्टर पढ़ा है, वेन डायग्राम उसी का एक पार्ट होता था। तो फिर से हमें उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को, कि आखिरकार वेन डायग्राम है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास पे एग्जाम हुआ दो सब्जेक्ट का, मैथ का और इंग्लिश का। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो मैथ में पास हैं मगर इंग्लिश में फेल है। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इंग्लिश में पास हैं मगर मैथ में फेल है। तीसरा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो दोनों में पास हो। चौथा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो दोनों में फेल हो। तो सब्जेक्ट दो थे पर कंडीशन चार है। तो जब बहुत सारी कंडीशन होने लगती हैं तो उनको इक्वेशन पे वेरिएबल देकर के सॉल्व करना बहुत लेंदी हो जाता है। उसी को शॉर्ट करता है वेन डायग्राम। यहां पे देखो, डायग्राम वर्ड ही यूज हुआ है यहां पर, यानी यहां पे चीजें विजुअलाइज होंगी, दिखाई देंगी आपको। आपको कोई इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसलिए वेन डायग्राम का यूज वहां किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए ज्यादा कंडीशन बना देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो मेरे एग्जांपल पे अपन ने दो सब्जेक्ट लिया तो हम दो ही सर्कल बनाएंगे। और दो सर्कल कैसा बनाएंगे, ऐसे बनाइएगा कि दोनों एक दूसरे को कट जरूर करें। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हो गया ये, तो एक सर्कल ये, एक दूसरे को कट जरूर करने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे मत बनाइएगा, है ना, और ना ही ऐसे बनाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्ट जो उसका होगा वो आपको विजुअलाइज नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां पे वो चार पार्ट कहां पर है, मान लीजिए पहला सर्कल है मैथ्स के लिए और दूसरा सर्कल है इंग्लिश के लिए। यानी इस सर्कल के अंदर, पहले सर्कल के अंदर जो भी आएगा वो मैथ में पास कहलाएगा, और इस सर्कल के अंदर जो भी आएगा वो इंग्लिश में पास कहलाएगा। ये हम समझते हुए चलते हैं। अब इन चारों को अपन कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट का हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ एक वेरिएबल असाइन कर दिया, मान लो ए, ठीक है। और फिर अदर पार्ट, उसके लिए भी कुछ वेरिएबल असाइन कर दिया। ये जो पार्ट है इसको मान लो हम लोगों ने मान लिया बी, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोगों ने मान लिया सी। इसको समझिए पहले एक बार, समझने के बाद फिर क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे वेन डायग्राम के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये हमने सी दिया, एक वेरिएबल दोनों सर्कल के बाहर हमने बना दिया। तो ये वो जो चार पॉसिबिलिटी बन रही थी हमारी, वो चारों यहां पर आ चुकी हैं। जिसमें ए कौन है, ए वो स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ में पास है, क्योंकि ए का जो एरिया है वो बी इंग्लिश वाली सर्कल से बाहर है, ठीक है। तो इसलिए ए वो स्टूडेंट है जो केवल मैथ में पास है। सी कौन है, सी सर वो स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में पास है। बी कौन है, सर बी क्योंकि वो दोनों सर्कल का पार्ट है, यानी वो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो फिर डी कौन है, डी वो हो गए जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, क्योंकि हमने जो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन किया है वो पास होने का किया है, तो जो भी उसके बाहर होगा वो फेल कहलाएगा। जैसे सी मैथ की सर्कल के बाहर है, यानी वो स्टूडेंट है जो मैथ में फेल है मगर इंग्लिश में तो पास है। और डी ऐसे है कि दोनों ही सर्कल के बाहर है, इसलिए दोनों में फेल है। ये क्राइटेरिया अगर आप ध्यान रखो तो आपको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ,
60% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए और लिखा हुआ है 60% स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथ। 60% विद्यार्थी केवल गणित विषय में पास हुए। ये दोनों में फर्क है, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। क्या फर्क है? जब ये बोलता है कि केवल मैथ सब्जेक्ट में पास, इसका मतलब यह हुआ कि अदर जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें फेल है। और जब ये ओनली वर्ड नहीं लग रहा है, इसका मतलब दोनों संभावनाएं हमको लेनी पड़ेंगी, जो अदर सब्जेक्ट में पास हैं वो भी और जो फेल है वो भी, बस मैथ में पास होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा मैथ में पास होने वाले पूरे कितने बच्चे हैं। जैसे हमने जो ये सर्कल बनाई, तो ये पूरी सर्कल जितनी है वो सब मैथ में पास है। लेकिन ए को बोलूंगा तो ये केवल मैथ में पास है क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल है। बी कौन है? सर ये मैथ में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है, पर कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं मैथ में तो पास है ना। तो बस क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा। मैथ में पास है, इसका मतलब हमें ये दोनों एरिया लेना है, यानी ए प्लस बी लेना है। इंग्लिश में पास है, यानी हमें ये दोनों एरिया बी प्लस सी लेना है। केवल इंग्लिश में पास है तो केवल सी लेना है, केवल मैथ में पास है तो ए लेना है। दोनों सब्जेक्ट में पास है वो तो पहले लिख रखा है बी, और दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो डी। क्या यहां तक बात समझ आई? जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कुछ नंबर दे दूं, इसको मैं कहूं कि ये 20% है, ये 60% है, ये 10% है और ये भी 10%। एक एग्जांपल ले लिया, तो मैथ में कितने पास हैं? तो मैथ में पास है सर दोनों मिलाकर 80%। और जनरली क्वेश्चन यही इन्फॉर्म करता है कि इन स्कूल देयर आर 80% स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ। तो अगर मैथ बोल रहा है मतलब सर दोनों जो मैथ में पास हैं और केवल मैथ में पास है, ये दोनों चीजों को हमको अच्छे से समझना है। फिर इंग्लिश में कितने पास हैं? तो सर 60-10 कितना हो जाएगा? 70%। दोनों में पास तो 60% ही है, दोनों में फेल 10% है। क्या डेटा यहां तक समझ आ रहा है आप सबको? इन्हीं में से किसी एक को क्वेश्चन एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन दे करके आपसे नंबर्स पे क्वेश्चन इसको कन्वर्ट कर सकता है। साथ ही साथ कुछ और वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट अधिक से अधिक, एग्जैक्टली केवल। अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है इसी एग्जांपल पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक विषय में पास है। अब उसको मतलब एक विषय से है, मैथ से इंग्लिश से मतलब नहीं है। तो एक विषय में कौन कौन पास है? देखो ये वो लोग हैं ए और सी जो एक एक सब्जेक्ट में पास है, ये मैथ में ये इंग्लिश में, पर है तो एक ही सब्जेक्ट। बी कौन है? ये वो है जो दो सब्जेक्ट में पास है। और डी कौन है? सर ये वो है जो 0 सब्जेक्ट में पास है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, पर 0 तो बोल सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास। अगर कम से कम बोल रहा है इसका मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, पर उससे ज्यादा तो हो सकता है। क्वेश्चन ने क्या कहा? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, इसका मतलब सर एक सब्जेक्ट में पास हो चलेगा, 2 सब्जेक्ट में पास हो तो भी चलेगा। अब 2 ही सर्कल है तो 2 सब्जेक्ट आएंगे, 3 होंगे तो 3 सर्कल में 3 सब्जेक्ट भी आएगा, तो वो भी चलता। फिलहाल 1 और 2 सब्जेक्ट में पास दोनों स्टूडेंट चलेंगे। तो कौन कौन है वो? सर ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ये टोटल कितना होगा? 90%। तो 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। बात समझ आ रही है आप सबको? तो इंफॉर्मेशन, जानकारी ऐसी भी दी जा सकती है। दूसरा एटमोस्ट, जस्ट इसका रिवर्स, क्या? किससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा अधिक से अधिक एक विषय में पास, एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट में पास वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सर एक से अधिक नहीं लेना, तो फिर एक तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल, एक से अधिक 2 नहीं लेंगे, ये काउंट नहीं होंगे। पर क्या ये काउंट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 0 सब्जेक्ट भी कंसीडर होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है एक से कम, तो एक
चल जाएगा, 1 से कम चल जाएगा, तो 1 से कम तो 0 होता है ना। तो यहां ऐसे कितने बच्चे हैं जो एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट में पास है, अधिक से अधिक एक विषय में पास है, तो इस बी को छोड़कर बाकी सब होंगे। कौन कौन? 20%, 10%, 10%, कितना हुआ? 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में पास है। एग्जैक्टली का मतलब क्या है? केवल एक विषय में पास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली पास इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट? तो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास तो भाई ए और सी ही था, तो दोनों मिलके कितने हुए? 30%। ये सब बताने का मेरा मतलब केवल इतना है कि आप 1 सब्जेक्ट पे फोकस तो करें, लेकिन 1 सब्जेक्ट के सॉरी पहले क्या लिखा है इस पे भी फोकस करें। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट है तो एक पे ही रहना है ना, एक से ज्यादा जाना है ना एक से कम। एटलीस्ट बोला है तो सर एक से ज्यादा जा सकते हैं, कम नहीं जा सकते। एटमोस्ट बोला है तो एक से कम हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं जा सकते। ये डेटा अगर आपके दिमाग में ध्यान रहेगा तो आपको वेन डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज की जितनी भी कंडीशन है सबको ऐड करने पर 100% आना चाहिए। कि जितने भी यहां वेरिएबल, जैसे यहां 4 बन रहे हैं ए बी सी डी, तो इन चारों को ऐड करने पे 100% होना चाहिए। ये क्वेश्चन इन्फॉर्म कभी भी नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कंडीशन परसेंटेज में हमेशा 100% होती है। इतना समझ आ गया? तो अभी हमने 2 डायग्राम का समझा है, 2 वेरिएबल का समझा है, आगे चल के 3 वेरिएबल भी देखेंगे, पर पहले 2 वाले पे थोड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है सॉरी क्या कह रहा है कि ना स्कूल 60% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। फोकस ध्यान रखिएगा कि सर मैथ बोला है, ओनली मैथ नहीं बोला है। 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, फिर से वही ध्यान देना है, इंग्लिश बोला है, ओनली इंग्लिश नहीं बोला है। और 50% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देन व्हाट परसेंट स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है उसमें 60% लोग गणित में पास हुए, 70% लोग अंग्रेजी में पास हुए, 50% लोग दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों में फेल कितने परसेंट बच्चे हुए। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसमें हम सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बिल्कुल जो 0 लेवल पे हैं उनके हिसाब से मैं चल रहा हूं, बाकी जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिलहाल अभी तो देखिए, पहला मैंने बना दिया मान लो मैथ का, तो मैथ में कितने पास हैं? 60%। अब ध्यान से देखो, मैं यहां क्यों लिख रहा हूं 60%, यहां क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि उसने गणित बोला है, केवल गणित नहीं बोला है। केवल गणित बोलता तो यहां लिखता मैं। ये किसका सर्कल है? मैथ में पास होने वालों का। ये किसका सर्कल है? इंग्लिश में पास होने वालों का। तो अगली इंफॉर्मेशन 70% कौन है? अंग्रेजी में पास, यानी केवल नहीं लगा हुआ है, यानी कंप्लीट इंग्लिश में जो पास बच्चे हैं वो 70%। और क्या दिया है कि 50% ऐसे हैं जो दोनों में पास। अब देखो 50% तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि ये तो वही होता है जो दोनों में पास है, ठीक है। और साथ में पूछ रहा है कि जो बाहर आएगा ना डी, उसी का परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल मैथ का 60% है, इसके 2 हिस्से हैं, एक वो जो केवल मैथ में पास है, एक वो जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पास है। तो दोनों पार्ट का एक पार्ट आपको पता है 50, और आपको पता है कि दोनों पार्टों को मिलाने पे 60 होना चाहिए, तो फिर ये कितना होना चाहिए? 10। क्योंकि 50 में ऐसा क्या जोड़ें कि 60 हो जाए, और 2 ही हिस्से हैं, तो 2 हिस्से मिला के 60 और एक हिस्सा 50, तो सीधी सी बात, दूसरा हिस्सा 10 हो गया। ऐसे यहां पे देखो, पूरा इंग्लिश कितना है? 70%। एक पार्ट अगर 50% है तो दूसरा कितना होगा? 20%। अब हमें पता है कि चारों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए। अभी कितना आ रहा है? 10, 50, 60, 20, 80% आ रहा है सर, यानी कितना बच गया? 20%। तो ये वही हैं जो दोनों में फेल हैं, क्योंकि 4 के अलावा कोई 5वीं कंडीशन नहीं है। तो 4 कंडीशन में 3 का डेटा आपने फाइंड आउट कर लिया, तो बचा हुआ जो भी 100% में होगा वो कौन होगा? दोनों में फेल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%, यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन था, समझने के लिए ठीक था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ना स्कूल 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ,
80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, कुछ हद तक वैसा ही, 60% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट इफ 25। अब देखो यही मैंने कहा था कि एक इंफॉर्मेशन वो किस पे दे देंगे, कांस्टेंट, और उसी से टोटल पूछ लेंगे। क्या कि 25 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो कह रहा है कि 70% विद्यार्थी गणित में पास हैं, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, 60% विद्यार्थी दोनों में पास हैं, 25, ये परसेंटेज में नहीं है, ये डेटा किसमें है, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, कि 25 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण माने फेल। तो कुल मिला के हमें हर हालत में इसी का परसेंटेज चाहिए कि आखिरकार ये 25 कितने परसेंट के बराबर है। तो हमसे इन्होंने टोटल पूछा है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं टोटल, यानी 100% हमें बताना है, बस हमें पता चल जाए कि 25 कितना परसेंट है। देखते हैं, तो एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने, किसका, मैथ का। एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया इंग्लिश का। मैथ सर्कल की कंप्लीट वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 70%। इंग्लिश का कितना दिया है टोटल, 80%, 80%। दोनों में पास कितना दिया है, 60%। तो सर अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 20। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 80 आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पे 70, तो ये कितना होगा, 10। अभी ये तीन कितने हो गए, 90, 60 20 80 10 90। तो डी यानी दोनों में फेल कितने होंगे, 10%। वही 10% कितना है, 25। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप पाओगे 10% 25 है, तो हमें बताना टोटल यानी 100% है, तो कितना हो जाएगा, 250। ये अलग चीज भी पूछ सकता था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल गणित में पास है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो केवल मैथ में पास है, तो सर वो तो 10 ही परसेंट है, तो वही आंसर 25 हो जाता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो गणित में पास हैं, तो सर वो तो 70% है। तो ध्यान रखिएगा, केवल गणित में पास 10%, गणित में पास 70%, तो फिर अपन 25 57 करके इसका आंसर दे देते। फिलहाल टोटल पूछा है तो 100% बना दिया। समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो दो डायग्राम पे बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सिटी 55% पीपल लाइक टी, 70% पीपल लाइक कॉफी, 15% पीपल डजंट लाइक एनी ऑफ दीज, मतलब 15% कुछ भी पसंद नहीं करते। तो इफ 16,000 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, डेटा ध्यान से देखिएगा, कौन सा आपको पता है कौन सा नहीं पता है। तो यहां भी दो सर्कल है, बस यहां सब्जेक्ट की जगह टी कॉफी की बात हो रही है, यानी एक सर्वे हुआ होगा, पूछा गया होगा कि आपको क्या पसंद है, तो इसमें बताया गया कि 55% लोगों ने कहा कि हमें चाय पसंद है, और फिर 70% लोगों ने कहा कि भैया हमें कॉफी पसंद है, ठीक है। लेकिन 15% लोगों ने कहा हमें कुछ भी नहीं पसंद, तो यानी इस बार हमें डी दे रहा है। भाई ये तो दोनों पसंद होने वाले होते हैं कि टी और कॉफी दोनों पसंद, वो तो दिया नहीं इस परसेंटेज में। तो ये कितना दिया है हमें, देखिए 15% दिया है। और 16,000 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों चाय और कॉफी पसंद है, यानी वो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, लेकिन इस बार ये परसेंटेज में ना दे करके कांस्टेंट दिया है। तो हमारा टारगेट वही है कि जो भी कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है हमें उसको क्या कर देना है, परसेंटेज के रूप में बना लेना है। तो देखते हैं कितना आता है। सर टोटल तो 100 होता है, तो अगर डी अकेला 15 हो गया तो बचे हुए ए बी सी 85 होंगे, 85। समझ आ रहा है। और इस एबीसी में आपने बी प्लस सी कितना दिया, 70, क्योंकि कौन है ये, कॉफी पसंद करने वाले, यही तो हमने एबीसी दिया था। तो ये तीनों को जोड़ने पे 100 85, बी और सी 70, तो ए कितना बच गया, ए बच गया सर जितना 85 और 70 का अंतर होता होगा, कितना डिफरेंस, 15%। अब अगर ये 15 आ गया तो आप इसका डेटा निकाल लोगे परसेंटेज में, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 55 है, तो ये 15 है तो सर ये 40 होगा। और सी भी निकाल सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर निकाल सकते हैं। कैसे, सर अगर ये 40 है तो ये 30 होगा। फिर से समझिए क्या किया मैंने, टोटल 100%, डी 15% अलग किया, बचा 85%। अब ये 85% कौन है, ए बी सी तीनों है। 70% कॉफी यानी बी प्लस सी था, तो 70 जैसे ही मैंने यहां से अलग किया तो ए कितना आया, 15, ए 15 आ गया तो बी आ गया। क्यों, क्योंकि ए बी दोनों मिलाकर के 55 थे, तो ए 15 हट गया तो दूसरा पार्ट 40 हो गया। और यही 40% हमें दिया हुआ है 16,000, और आपसे पूछा है कि कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो 40% है, 100% बताना है, तो 2.5 गुना कर दीजिए, 16,000 का 2.5 गुना, तो ये 8 पंचे 40, 40,000
आएगा इसका आंसर। ठीक है, 1% बना के भी 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने सिटी में कितने लोग हैं? 40,000 लोग हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें अगर मान लो क्वेश्चन होता कम से कम एक चीज पसंद करने वाले, एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले कितने लोग हैं, एटलीस्ट वन ड्रिंक जिनको पसंद हो, ऐसे कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर इसको छोड़कर सब। बिल्कुल, क्योंकि कम से कम एक बोला गया है, यानी ये तीनों काउंट होंगे इसको छोड़कर। अधिक से अधिक बोलता तो फिर हम ये 40% छोड़कर बचा हुआ 60% यानी 24,000 आंसर देते। बात समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, तो लास्ट में क्या पूछा गया है? अभी फिलहाल तो टोटल ही पूछा गया है, तो टोटल का आंसर तो दे सकते हैं, बाकी यहां ये बदला जा सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, वेन डायग्राम समझ आ रहा है? कंसेप्ट और उसकी लैंग्वेज इतना अगर समझ के चलोगे तो वेन डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ इन द एग्जामिनेशन 20% फेल्ड इन हिंदी। अभी तक हम पास की बात कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं फेल हो गए। 20% लोग फेल हो गए हिंदी में, 25% लोग फेल हो गए इंग्लिश में, 7% फेल हो गए दोनों में। तो आपको पता करना है कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट, देखो आ गया ना, एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, पास नहीं फेल हुआ हो, ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं? ये कह रहा है कि यदि परीक्षा में 20% हिंदी में, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए, 7% दोनों में फेल हो गए, तो कम से कम एक विषय में फेल होने वाले कितने बच्चे? तो यहां पे सर्कल आप दो तरीके से बना सकते हो। पास का बनाना चाहो तो पास होने वालों का भी बना सकते हो, पर डेटा फिर आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे? कि अगर 20% लोग हिंदी में फेल हैं तो पास कितने हैं? 80%, सीधी सी बात है। अगर 25% इंग्लिश में फेल हैं तो पास कितने हैं? 75%। ऐसे करके आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि फेल का है, एटलीस्ट फेल ही पूछ रहा है, तो हम सर्कल भी फेल का ही बना देते हैं। यानी यहां जो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, ये वो लोग होंगे जो फेल होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी और इंग्लिश है। तो हमने ये मान लिया कि सर ये वो सर्कल है जितने लोग हिंदी में फेल हुए उनका डेटा लिखेंगे, और ये वो सर्कल है जो इंग्लिश में फेल हुए उनका डेटा लिखेंगे। फेल हुए यानी यहां पे कौन, जैसे एबीसी अपन लिखते थे ABCD, तो यहां पे ए क्या होगा? ऐसे लोग जो केवल हिंदी में फेल हैं। सी क्या होगा? ऐसे लोग जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। बी कौन होगा? जो दोनों में फेल है। डी कौन होगा? जो दोनों में पास है। रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा क्या क्या पता है आपको? कह रहे 20% फेल्ड इन हिंदी, मतलब टोटल हिंदी बोला है, ओनली हिंदी नहीं बोला है, तो ये हो गया। इंग्लिश में कितने लोग हैं? 25% हैं। दोनों में फेल, देखो दोनों में फेल तो ये बी बनेगा यहां पे, और कितना दे रहा है हमको ये? 7%, 7%। तो अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 13%। ये 7 है तो ये कितना होगा? 18%, क्योंकि दोनों को मिला के 25 होना चाहिए। अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले। तो एक सब्जेक्ट में फेल का मतलब क्या हुआ? कि एक सब्जेक्ट में फेल हो चलेगा, दो सब्जेक्ट में फेल हो चलेगा, पर दोनों सब्जेक्ट में पास हो नहीं चलेगा, है ना? तो ये छोड़कर ये तीनों, तो भाई ये तीनों ही तो लिखे हुए हैं। कितना होगा? 13, 7, 20 और 18, 38%, 38%। उत्तीर्ण पूछता तो बाकी फिर बचा हुआ अपन फिर ये भी निकालना पड़ता हमें। समझ आ रही बातें? जैसे यहां पे जो क्वेश्चन है उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने पूछा है कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल कितने बच्चे हैं परसेंटेज में, तो ये है। तो सत्य ये मैथ में फेल, सॉरी हिंदी में फेल है केवल, ये दोनों में फेल है, ये इंग्लिश में केवल फेल है। ये कौन है जो दोनों में पास है? यही तो नहीं चाहिए, तो इसको हटा दिया और डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं हुई। तो इनको तीनों को ऐड किया तो कितना आया? 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो पास हो फेल हो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप आसानी से सर्कल को समझें और फिर क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए अब देखते हैं 3 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल का क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपकी उस क्लास में मैथ और इंग्लिश के साथ रीजनिंग का भी एग्जाम हुआ होता, जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट होते, मैथ भी होता, इंग्लिश भी होता और रीजनिंग भी होता, तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम होता, तब फिर क्या होता? सर बहुत सारी सिचुएशन बनती। क्या क्या? कि कुछ ऐसे होते जो केवल मैथ में पास है,
कुछ ऐसे होते हैं जो केवल इंग्लिश में पास है। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल रीजनिंग में पास है। चौथा, कुछ ऐसे होते हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास है मगर रीजनिंग में फेल है। कुछ ऐसे होते हैं जो रीजनिंग और इंग्लिश में पास है मगर मैथ में फेल है। 5 हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो मैथ और रीजनिंग में पास है मगर इंग्लिश में फेल है। 7वां, कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों में पास है। 8वां, कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों में फेल है। तो आप देख सकते हो 2 सब्जेक्ट था तो 4 सिचुएशन, 3 सब्जेक्ट हैं तो 8 सिचुएशन, और 8 कंडीशन का वेरिएबल बना के इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कभी कभी बच्चे थोड़ी गलतियां कर जाते हैं, इसलिए इसको समझिए, इसके कंसेप्ट को। ये किस सब्जेक्ट के लिए हुआ? मान लो मैथ्स के लिए हुआ, ये हुआ इंग्लिश के लिए, ये हुआ रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैथ में पास होने वाले सबको वेरिएबल दे देते हैं, ए बी सी, इसको एक क्रम पे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और एक बाहर एच। अब मैं लिखूंगा नहीं, समझते चलना। ए कौन है? सर ये वो है जो केवल मैथ में पास है। देखो ना, ये वो एरिया है जो बाकी सर्कलों से बाहर है मगर मैथ के अंदर है, यानी मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। यानी ये वो लोग हैं जो केवल मैथ में पास है, ये वाले पार्ट। समझ आ रहा? ये ए है। ए कौन? जो केवल मैथ में पास है, यानी बाकी 2 विषय में फेल है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ये कौन है? सर ये बी का पार्ट है। बी मतलब ये वो लोग हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं, ये वो लोग हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं, यानी बाकी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। बात समझ आ गई? फिर ये देखो सी कौन है? सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है, तो ये सी कौन है? सी सर वो लोग हैं जो केवल रीजनिंग में पास है, यानी बाकी 2 सब्जेक्ट में क्या है? ये फेल हैं। समझ के चलिएगा, ओनली लग रहा है बार बार, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, ओनली रीजनिंग। अब आगे ध्यान से समझिए, डी क्या है? तो पहली बात तो डी का एरिया समझिए, डी का एरिया केवल इतना है। ये क्या है? सर ये वो लोग हैं जो मैथ और इंग्लिश में तो पास हैं मगर रीजनिंग में फेल हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मैथ और इंग्लिश में पास है। ऐसा बोल दोगे तो फिर जी भी आ जाएगा, क्योंकि जी भी तो मैथ और इंग्लिश में पास है। डी और जी में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? सर डी रीजनिंग में फेल है, जी रीजनिंग में भी पास है। तो ये डिफरेंस हमारे शब्दों में रहना चाहिए। या तो आप ये कह दो कि सर ये वो लोग हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास है मगर रीजनिंग में फेल, या आप ये कह दीजिए कि ये वो स्टूडेंट है जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास है। ओनली लगा के भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये समझ आया डी का पार्ट। फिर आते हैं अगला पार्ट, ई का पार्ट। ई का पार्ट सर ये है, उसी तरह से बस सब्जेक्ट बदल गया। क्या? कि ई वो लोग हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में पास हैं मगर मैथ में पास नहीं है, उसमें फेल हैं। इसी तरीके से एफ कौन होगा? सर ये वो लोग होंगे जो मैथ और रीजनिंग में पास हैं मगर इंग्लिश में फेल हैं, इंग्लिश में पास नहीं हैं। तो ये हो गए। अच्छा, जी कौन है सर? जी हो गया सर जो तीनों में पास है, क्योंकि वो इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है, इस सर्कल, यानी मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट में पास है। एच कौन है सर? जो किसी में भी पास नहीं है। तो सब्जेक्ट तो ये हुआ। काउंटिंग में देखूं, एक सब्जेक्ट में पास कौन कौन है? एक सब्जेक्ट में तो आप कहोगे सर एक सब्जेक्ट वाला तो ए है, बी है, सी है। क्यों? एक सब्जेक्ट मैथ, एक सब्जेक्ट इंग्लिश, एक सब्जेक्ट रीजनिंग में पास होने वाले। 2 सब्जेक्ट में पास वाले स्टूडेंट कौन कौन है? सर 2 सब्जेक्ट में पास तो ये डी है, ई है, एफ है। ये मैथ इंग्लिश में पास तो रीजनिंग में फेल, तो 2 में ही पास हुआ ना। इसी तरीके से ये इंग्लिश और रीजनिंग में पास तो बाकी 2 में, बाकी मैथ में फेल। इस तरह ये मैथ और रीजनिंग में तो 2 ही सब्जेक्ट में पास हो रहा है। 3 सब्जेक्ट में पास सर वो तो जी है। यहां पे क्या लिख दीजिएगा? डी ई एफ, डी ई एफ। डी ई एफ कौन है? जो 2 सब्जेक्ट में पास। जी कौन है? जो तीनों सब्जेक्ट में पास। जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, यानी 0 सब्जेक्ट में पास, तो सर वो एच। काउंटिंग का ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये कहता है कि केवल एक सब्जेक्ट में पास, तो ए बी सी, यानी हमने जो बनाया है ए बी सी। 2 सब्जेक्ट में पास, डी ई एफ। 3 सब्जेक्ट में पास, जी। अगर मैं पूछता कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास यानी सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मींस 1 सब्जेक्ट भी, 2 सब्जेक्ट भी, 3 सब्जेक्ट, सब चलेगा। बस एक चीज नहीं चलेगी, एच। तो इसको छोड़कर ये बाकी 7 का टोटल कहलाएगा एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट।
अगर क्वेश्चन कहता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास हैं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो फिर इनको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब फिर एक वाले नहीं चलेंगे, तब फिर 2 और 3 चलेंगे। तो 2 और 3 कौन है सर? डी, ई, एफ और जी। तो ये शब्दों का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एटमोस्ट पे अधिक से अधिक एक विषय में पास हो, तो सर ये तो 2 से ज्यादा या 2 हैं, तो इनको हटा के ए, बी, सी, एच, ये कौन होगा? एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट। ये कौन होगा? ए, बी, सी, एच। एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट अगर होता, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में पास, तो सर फिर 2 सब्जेक्ट में डी, ई, एफ भी शामिल हो जाता, तब जी को हटा देते बस। क्यों? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट में पास है, इसको छोड़कर बाकी सब, जी को हटाकर बाकी सब। तो बस इनके शब्दों का ध्यान रखना है। कुछ हद तक 2 डायग्राम जैसा ही है, वेरिएबल बढ़ गए क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ गया आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप समझेंगे। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि इन स्कूल 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 50% इन फिजिक्स, 50% इन केमिस्ट्री। तीनों 50-50 है, लेकिन टोटल बोला है, ओनली कहीं पे भी नहीं लगा है। 15% इन मैथ एंड फिजिक्स बोथ, 20% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, 25% इन केमिस्ट्री एंड मैथ बोथ। इसको अच्छे समझिएगा। 5% इन ऑल सब्जेक्ट। If 200 students failed in all subject, then find the total number of students in the school. कह रहा है कि एक स्कूल में अगर 50% लोग गणित में, 50% लोग फिजिक्स में, 50% लोग केमिस्ट्री में पास हैं, 15% लोग गणित और भौतिकी यानी फिजिक्स में पास हैं, 20% भौतिकी और रसायन दोनों विषय में पास हैं, 25% रसायन विज्ञान और गणित दोनों में पास हैं, 5% ऐसे हैं जो सभी में पास हैं, और जो सभी में फेल हैं उनको संख्या में दिया है 200। तो पहले हमें सबका परसेंटेज सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो 3 सर्कल बनेंगे क्योंकि 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो 3 सर्कल अपन बना लेते हैं। तीनों सर्कल में कौन सा कितना है ये डेटा बड़े क्लियरली लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमने बना लिया किसके लिए? 3 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के लिए हमने बना दिया। अच्छा, केवल फिर मैथ में पास 50% है? नहीं सर, मैथ के टोटल 50% है, यानी इसको बाहर लिखिए 50%। ये भी 50% दिया है और ये भी 50% दिया है। टोटल केमिस्ट्री में पास 50%। अगली इंफॉर्मेशन जहां गलतियां होती हैं, क्या कि सर 15% क्या लिख दूं? कहां लिख दूं? 15% क्या मैं यहां लिख दूं? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डी की जगह आ रहा है। डी क्या था? मैथ और फिजिक्स में पास मगर केमिस्ट्री में फेल। क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला है, उसने कहा है 15% ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स में पास है। इंग्लिश तीसरा जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी पास फेल दोनों काउंट करने हैं। यानी आपको जो ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है टोटल किसका? मैथ और फिजिक्स का, यानी ये वाले पार्ट का। ये पार्ट टोटल आपको 15 दिया है, तो अकेला नहीं लिख सकते कहीं पर। ऐसे ही आपका अगला जो इंफॉर्मेशन है 20% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री केवल ये बस नहीं है, ये भी है। दोनों में फर्क केवल इतना है कि एक पार्ट मैथ में भी पास है, एक पार्ट मैथ में भी फेल है। ये पार्ट मैथ में फेल, ये पार्ट मैथ में पास, पर ये दोनों मिलाकर के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। उसी तरीके से आपका जो तीसरा इंफॉर्मेशन इस तरह का है वो किस पर है कि 25% स्टूडेंट केमिस्ट्री और मैथ दोनों, तो फिर वो ये पार्ट आपको दिया है केमिस्ट्री एंड मैथ दोनों, है ना। तो फिर कैसे लिखे सर? पहले आप जी को लिख लीजिए, सेपरेट होते जाएंगे बाकी, क्योंकि जी तो आपको दिया है 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो सर मतलब हमें ये दिया हुआ है। अब अगर ये 5 है, ये दोनों मिलके 15 हो रहे थे, तो ये 5 है तो ये बचा हुआ भाग 10 होगा। उसी तरीके से ये दोनों आपको 20 दिया हुआ था, तो ये 5 है तो ये कितना होगा? 15। ये दोनों मिलकर के आपको 25% दिया हुआ था, तो ये अगर 5 है तो ये कितना होगा? 20। 4 चीजें तो आ गई। और ओवरऑल देखो ये 50% दिया था, तो सर ये तीनों को हटा दूं तो बचा हुआ यहीं पे आएगा, तो ये कितना हो रहा है? 20, 5, 25, 10, 35, 35%। 50 में माइनस करिए, यानी ये 15% ऐसे हो गए जो केवल मैथ में पास हैं। मैथ में पास 50% हैं, लेकिन उसमें 15% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, 5% ऐसे हैं जो सब में पास हैं, 10% ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हैं, और 20% ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री में भी पास हैं, और 5% ऐसे हैं जो सब में पास हैं।
ऐसे इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसे इसको भी सेपरेट करिए तो कितना हो गया 15 5 20 10 30, तो कितना बचा 20, क्योंकि ये भी 50 था। यहां कितना बच रहा है 15 5 20 20 40, तो ये सर 10 बच रहा है। अब इन सबका टोटल करिए, उसके बाद जो बचेगा वही h होगा। तो 100% टोटल होता है, यहां भी नहीं बताएगा, हमें पता होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहां पे टोटल हमें कितना मिल गया। ये तो टोटल सर्कल 50 था, इसको जोड़ो 50 20 70 10 80 15 95, 5% रह गया सर। तो यानी 5% ही 200 हमको दिया है, क्योंकि 5% वो बच्चे हैं जो सब में फेल हैं, और संख्या में भी 200 ऐसे हैं जो सभी में अनुत्तीर्ण हैं यानी फेल हैं। तो अगर 5% 200 है तो अब जो पूछोगे उसका आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने फिलहाल आपसे टोटल पूछा है, तो आपको 100% ही बनाना है। तो इसका 20 गुना कर दीजिए, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, इसका 20 गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। बात समझ आ गई। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास अगर पूछता तो क्या करते सर, यही 5% छोड़कर बाकी सब 95% होते, किसके 4000 के। 100% आ गया ना। अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में पास, मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो जी को छोड़कर यही 5% फिर से छोड़ देंगे तो 95% उसका भी आंसर होगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास, 2 में पास हो तो फिर ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 20 5 25 15 40 10 50%, सर इसका आधा 2000 हो जाएगा। तो बस शब्दों का ध्यान रखिएगा, आंसर उस तरह से दीजिएगा। ये सब कुछ करने के बाद भी लास्ट की लाइन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि हमें आंसर किस चीज का देना है। समझ आ गया। 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, वेन डायग्राम बहुत आसान है, बस आपको उनके शब्दों का ख्याल रखना है कि वो शब्दों में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये हिंदी में इसको दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एनीवन हु हैज चोजन टू स्टडी मैथ elect to do physics as well, but no one does maths and chemistry. 16 do physics and chemistry. All the students do at least one of the 3 subjects, and the number of people who do exactly one of the 3 is more than the number who do more than one of the 3. What are the maximum and minimum number of people who could have done chemistry only? अब ये है तो 3 सब्जेक्ट का, मगर बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि डेटा ज्यादातर कैसा है आप देखेंगे, दिखाई ही नहीं दे रहा सर। एक संख्या दिख रही है 60, एक संख्या दिख रही है 16, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज पे होते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कि एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, उनकी शर्तें क्या है कि जिसने भी गणित को चूज किया है उसे भौतिकी यानी फिजिक्स चूज करना ही पड़ेगा। फिर के लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री कोई नहीं ले रहा है, मतलब मैथ और केमिस्ट्री साथ में सब्जेक्ट कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं कि जिसने लिया हो। 16 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज कर रहे हैं। अब आगे की शर्त क्या है कि सभी छात्र 3 में से कोई ना कोई एक विषय चूज करेंगे, और इनका यह भी कहना है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक सब्जेक्ट को, इस वाली लाइन का मतलब समझिएगा अच्छे से, देखो यहां तक आ गया, and the number of people who do exactly one of the 3 is more than the number who do more than one of the 3. इसका मीनिंग अच्छे समझिएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जैक्टली यानी केवल एक विषय का चुनाव किया है इन तीनों में से, उनकी संख्या मोर देन ज्यादा है। किनसे ज्यादा है? उनसे जिन्होंने मोर देन वन माने एक से ज्यादा विषय का चुनाव किया है, यानी 2 3 इनको मिलाकर। बात समझ आ गई? तो यहां शब्दों का फेर है, पर पहले अपन बना लेते हैं सर्कल। सर 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। कुछ लाइनें हैं जिससे कुछ डेटा हमको क्लियर होता जाएगा। क्या? पहला, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, मतलब 8 कंडीशन बनती हैं 3 में, 8 को मिलाकर 60 होना चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन कि जो भी मैथ चूज करेगा उसे फिजिक्स भी चूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो केवल मैथ चूज कर सके। भाई शर्त लगा दिए ना कि अगर आपने मैथ को चूज किया है तो आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, तो आप अकेले मैथ नहीं ले पाओगे। तो अकेला मैथ यानी ओनली मैथ हो गया 0, आपको मैथ के साथ फिजिक्स भी लेना पड़ेगा। अगली इंफॉर्मेशन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मैथ और केमिस्ट्री चूज कर रहा हो। तो एक बात बताओ, अगर कोई मैथ और केमिस्ट्री नहीं चूज कर सकता तो क्या तीनों सब्जेक्ट चूज कर पाएगा?
भाई मैथ केमिस्ट्री तो उसमें भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब सर यहाँ पे दो दो चीजें जीरो हो गई। एक, तीनों सब्जेक्ट चूज करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैथ केमिस्ट्री इकट्ठी हो जाएंगी, और साथ में इन्होंने मना ही किया है मैथ केमिस्ट्री इकट्ठे नहीं होंगे, यानी ये भी जीरो। 8 में से 3 जीरो हो गए। फिर ये क्या कह रहे हैं कि 16 ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज कर रहे हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता तो ये दोनों है, पर हमें पता चल चुका है कि ये जीरो है, तो ये कितना होगा? 16। चौथी चीज हमको मिल गई। फिर क्या कह रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट डू एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, कम से कम एक विषय चूज करेंगे, यानी जो बाहर एच होता था वो भी जीरो हो गया। यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये कहेगा कि हम कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे, नहीं, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना ही पड़ेगा। यानी आपने एच की वैल्यू को भी जीरो बता दिया हमें। 8 में से 5 चीजें जीरो हो चुकी हैं, 3 चीजें बच रही हैं। कौन कौन सी? तो उनका अपन कुछ नाम दे देते हैं। हम लोगों ने नाम वैसे रखा था इनका बी, सी और डी। यही हमें अननोन है। तो क्वेश्चन देखो ना क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा, अच्छा ये इंफॉर्मेशन पहले ही मैंने समझा दी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो एक सब्जेक्ट का चुनाव कौन होगा? ये तो जीरो ही हो गया। तो बी और सी मिलाकर हमेशा ज्यादा होंगे किन से? जिन्होंने एक से अधिक विषय का चुनाव किया। तो माने ये चारों, तो ये चारों में से दो तो जीरो ही हो गए, क्या बचे? D+16। यानी बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए D+16 से, इतना हमें ध्यान रखना है। और साथ में हमसे क्वेश्चन ने एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है कि अधिक से अधिक कितने बच्चों ने और कम से कम कितने बच्चों ने, क्या? केमिस्ट्री ओनली लगा करके, कि केवल केमिस्ट्री विषय का चुनाव किया। तो केवल केमिस्ट्री हमारे लिए कौन है? सी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और वो भी दो बतानी है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60। तो 16 निकल गया, तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर के कितने होंगे सर? 60 में 16 को माइनस कर दीजिए। तो जब 60 में 16 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 44, 44। 44 हमारे पास बच रहा है। इसको हम इन तीनों को किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपको सी को मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम बताना है, तो क्यों ना सभी इसको दे दें। अगर हम सभी 44 सी को दे देते हैं तो कोई दिक्कत होगी क्या? हम भाई बी को जीरो कर देंगे, डी को जीरो कर देंगे, और 44 16 से अधिक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 44 16 से अधिक भी होता है, यानी मैक्सिमम केमिस्ट्री का आंसर ये आ गया 44, 44। मिनिमम, सर मिनिमम तो यही उल्टा कर दो ना, यहां पे आप इसको एक भी मत दो, सारा का सारा बी को दे दो, इसको जीरो कर दो, इसको 44। अब इनको बांटते रहना कितना कितना देना है, पर हम सी को तो मिनिमाइज कितना कर सकते हैं? जीरो। तो मिनिमम सी कितना हो सकता है? जीरो। तो दो क्वेश्चन थे, अधिकतम न्यूनतम। तो अधिकतम का हो गया 44, न्यूनतम का हो गया जीरो। मैंने एक थोड़ी ठीक क्वेश्चन ले लिया है लैंग्वेज पे। जब अपन थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम के और अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपको बेसिक समझा रहा था। तो 2 डायग्राम 3 डायग्राम दोनों आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपीट करके दोबारा देखिए, कंसेप्ट को समझिए और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।